हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है स्टरलाइजेशन। ये हमारा मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। और ये वाला वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें 100+ MCQs हम करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं वो भी हम रिपीट करेंगे, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट MCQs मैंने जो बुक से बनाए हैं वो भी इम्पोर्टेंट हम देख लेंगे। इसमें आवाज़ में थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा आज, क्योंकि अभी ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। अभी वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो अभी मैं यहीं से अपलोड करूँगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा बायोबर्डन मीन्स। ऑप्शन हमारे पास में है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल्ड ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन, नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन ए प्रोडक्ट बिफोर स्टरलाइजेशन, स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल आफ्टर स्टरलाइजेशन, नंबर ऑफ स्पोर्स इन ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर। तो बायोबर्डन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन ए प्रोडक्ट बिफोर स्टरलाइजेशन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोवेस्ट इन लेवल। ऑप्शन है हमारे पास में डिकंटामिनेशन, डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी डिजीज़ कोजिंग वगैरह सब कुछ, उनको हटाने की प्रोसेस को क्या होता है, ये सारी प्रोसेस है उनको हटाने की। डिकंटामिनेशन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, क्लीनिंग हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, पर इन सबका एक अलग अलग लेवल होता है। ठीक है, तो इससे पूछ रहे सबसे लोवेस्ट इन लेवल क्या है। लोवेस्ट इन लेवल क्या है? क्लीनिंग। इसमें क्या होता है, थोरोली क्लीनिंग की जाती है। वो किसी से भी कर सकते हैं, वाटर से कर सकते हैं, तो या फिर नॉर्मली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एसेप्सिस मीन्स। एसेप्सिस वगैरह जैसे कि इसे ना 3-4 टर्म्स हैं इस टॉपिक के अंदर, जैसे कि एसेप्सिस हो गया, एंटीसेप्सिस हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, डिकंटामिनेशन हो गया। तो इन सभी की क्या है ना, अलग अलग मतलब होते हैं। ठीक है, इसमें सभी में क्या होता है, रिमूवल ही होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, पर सबका अलग अलग लेवल पे होता है। तो वो हमको समझना है कि पाँचों टर्म्स के बारे में क्या बताया जाता है। तो पहले हम एसेप्सिस का देखते हैं। ए प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स। सेकंड ऑप्शन इसका नहीं होगा, क्योंकि जब स्पोर्स को भी मार देगा तो वो प्रोसेस होती है स्टरलाइजेशन। थर्ड ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ माइक्रोबियल लोड टू सेफ लेवल्स। ठीक है, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है यूज़ ऑफ केमिकल्स टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन स्किन। जब अपनी लिविंग टिश्यू के ऊपर कोई मतलब केमिकल ऑर्गेनिज्म, मतलब केमिकल्स के थ्रू ऑर्गेनिजम्स को मारा जाता है, तो वो एंटीसेप्सिस होता है। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा निकल चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? ए और सी में से निकलेगा। तो वो क्या होगा हमारा, सॉरी मैंने आंसर इसमें टिक नहीं किया, वो हमारा होगा फर्स्ट ऑप्शन, ए प्रोसेस दैट प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लाउडिंग क्लासिफिकेशन डिवाइड्स मेडिकल इक्विपमेंट इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है स्प्लाडिंग, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, क्लासीफाई किया गया था। तो उन्होंने क्लासीफाई किया था, किसको क्लासीफाई किया था? जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं एनेस्थीसिया में, सर्जरी साइड, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, और वो किसके बेसिस पे किया था? वो किया था कि जो वो इंस्ट्रूमेंट हैं वो पेशेंट के साथ किस लेवल से कॉन्टेक्ट में आएंगी। जैसे कि ब्लड, या फिर जैसे कि इंसिजन अगर हम दे रहे हैं, तो वो क्या हमारे विसरल पार्ट्स, यानी कि ब्लड मसल्स, ब्लड वेसल्स हो गई, तो इन सब से जो कॉन्टेक्ट में आएगा उसको उन्होंने क्लासीफाई किया था क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। उसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर इंटेक्ट स्किन वगैरह के कॉन्टेक्ट में आएंगे, जैसे कि हमारे माउथ ओपनिंग वगैरह हो गया, नेज़ल ओपनिंग वगैरह हो गया, इन सब में जो कॉन्टेक्ट में आते हैं, मतलब ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए उससे कॉन्टेक्ट में, नॉर्मली म्यूकस मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तो वो होता है सेमी क्रिटिकल। और लास्ट उन्होंने बताया था कि नॉन क्रिटिकल, जो हमारी इंटेक्ट स्किन, यानी कि बाहर नॉर्मली जैसे हम टच में आ सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि स्टेथोस्कोप हो गया। ठीक है, तो 3 क्लासीफाई किए गए थे। तो वो किसके बेसिस पे किया था? वो किया गया था डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। ठीक है, तो ये ऐसा डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कैसे किया उन्होंने, कि जितने ज़्यादा वो पेशेंट के अंदर तक जाएंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स, उतना ही चांसेस ज़्यादा होते हैं रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासीफाई कर दिया था इंस्ट्रूमेंट्स को क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्स। जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी पेशेंट के अंदर तक जाते हैं, यानी कि मसल्स हो गई, ब्लड हो गया, मतलब ब्लड के कॉन्टेक्ट तक आता है इसमें। ठीक है, तो उन सब का इंस्ट्रूमेंट उनका क्या होगा, जितना पेशेंट के अंदर तक जाएंगे, वो जितना पेशेंट के इनर कॉन्टैक्ट होगा, उतना ही चांसेस क्या होता है कि डिजीज़ के या फिर इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उतना ही उनको क्या कराया जाएगा, उन इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीनिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उतना ही ज़्यादा उनको क्या करना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? पहला ऑप्शन है स्टरलाइजेशन, सेकंड है क्लीनिंग प्लस स्टरलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है क्लीनिंग प्लस डिसइंफेक्शन प्लस स्टरलाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है क्लीनिंग प्लस डिसइंफेक्शन।
तो इन सभी में से सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लीनिंग तो देखो किसी भी लेवल का माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को आप किसी भी तरीके से निकालो, चाहे स्टरलाइजेशन से निकालो, चाहे डिसइंफेक्शन से निकालो, किसी भी तरीके से, पर पहले आपको क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्लीनिंग तो हमेशा नेसेसरी है कि जो बाहर कुछ लगा हुआ है पेशेंट का तो उसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्लीनिंग प्लस स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होती है, हाईएस्ट लेवल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर। ऑप्शन हमारे पास में स्टरलाइजेशन, सेकंड ऑप्शन क्लीनिंग प्लस स्टरलाइजेशन, क्लीनिंग प्लस डिसइंफेक्शन प्लस स्टरलाइजेशन, क्लीनिंग प्लस डिसइंफेक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग बुक्स में थोड़ा अलग अलग आंसर दिया हुआ है। नॉर्मली जैसे डॉट्स वगैरह में आप देखेंगे तो उसमें दे रखा है कि क्लीनिंग प्लस डिसइंफेक्शन, ये आंसर दे रखा है फोर्थ ऑप्शन। और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स अवेलेबल हैं तो डिसइंफेक्शन की जगह उनको आप क्या करें, स्टरलाइजेशन करें। तो ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। अगर अवेलेबल है तो क्या करेंगे, क्लीनिंग प्लस स्टरलाइजेशन, और अगर अवेलेबल नहीं है हमारे पास में स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स तो हम क्या करेंगे, क्लीनिंग प्लस डिसइंफेक्शन, इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर। ऑप्शन स्टरलाइजेशन, क्लीनिंग प्लस स्टरलाइजेशन, क्लीनिंग प्लस डिसइंफेक्शन प्लस स्टरलाइजेशन, क्लीनिंग प्लस डिसइंफेक्शन। तो नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जो नॉर्मली हमारे बॉडी सरफेस होते हैं उनके बाहर तक वो टच उनका सीमित रहेगा, जैसे कि स्टेथोस्कोप हो गया, ठीक है, टेम्परेचर प्रोब्स हो गए। तो उसमें क्या करेंगे हम, क्लीनिंग प्लस डिसइंफेक्शन इनफ होता है, फोर्थ ऑप्शन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम देख लेते हैं क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल कौन कौन से कैसे क्या होते हैं, पता कैसे लगाएंगे। तो हमारे पास में ऑप्शंस हैं मस्कुलर नीडल्स। मस्कुलर नीडल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स तक जाती हैं, ब्लड के थ्रू कॉन्टैक्ट हो रहा है इनका, तो क्रिटिकल है। मस्कुलर कैथेटर से भी ब्लड से कॉन्टैक्ट है, क्रिटिकल है। रीजनल ब्लॉक नीडल कैथेटर, ठीक है, स्लैश कैथेटर, यानी कि जो ब्लॉक हम लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, क्रिटिकल में ही आएगा, क्योंकि पेशेंट से अंदर तक जाएंगे, वो विसरल पार्ट्स तक को टच करेंगे, ब्लड को टच करेंगे, तो क्रिटिकल होता है। उसके बाद होता है एंडोस्कोप, लेरिंगोस्कोप, रेक्टल स्कोप्स, जो भी स्कोप्स वगैरह हैं, ठीक है, जो माउथ से करते हैं या फिर नेजल ओपनिंग से कर सकते हैं, रेक्टल, जो भी अपने हमारी ओपनिंग्स हैं उनके थ्रू, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू अगर वो अंदर स्कोपी कर रहे हैं तो वो सेमी क्रिटिकल में आते हैं, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, रप्चर नहीं कर रहे हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन को। अगर वो रप्चर कर देंगे तो फिर वो क्रिटिकल की फॉर्म में आते हैं। उसके बाद में एयरवे, ओरल एयरवे, नेजल एयरवे हो गए, ये भी रप्चर नहीं करते हैं, ठीक है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, तो ये भी सेमी क्रिटिकल में आते हैं। एम्बू में क्या होता है, मास्क होता है। मास्क क्या होता है, हमारे पेशेंट के मुंह पे कांटेक्ट होता है, मुंह पे, नाक पे, तो वो भी क्या है, थोड़ा सेमी क्रिटिकल में आता है। नेसोफेरेंजियल एंड इसोफेजियल टेम्परेचर प्रोब्स, नेसोफेरेंजियल यानी नाक से फेरेंज तक जाएगा, इसोफेगस यानी लोअर एंड ऑफ इसोफेगस तक जाएगा, तो वो भी क्या है, इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन के पास कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो वो भी सेमी क्रिटिकल में आते हैं। उसके बाद में स्टेथोस्कोप हो गया, नॉन क्रिटिकल है। पल्स ऑक्स हो गया, NIPP हो गया, एक्सिलरी टेम्परेचर प्रोब्स हो गई, ECG लीड्स, इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये सभी किस में आते हैं, नॉन क्रिटिकल के अंदर आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप्स इन क्लीनिंग इंक्लूड। ऑप्शन हमारे पास में रिमूवल ऑफ डेब्रीज, रिंजिंग, ड्राइंग और ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स क्या होती हैं, क्लीनिंग की होती हैं। कि सबसे पहले क्या होता है, रिमूवल ऑफ डेब्रीज, यानी कि हटाना होता है, जो भी इस पर कॉन्टेंट लगा हुआ है उसको हटाएंगे, उसको पानी से धोएंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे, तो ये सारी क्या होती है, क्लीनिंग की स्टेप्स होती हैं, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ CDC, ठीक है। CDC की फॉर्म क्या होती है, ऑप्शन है सेंट्रल डिजीज़ कंट्रोल, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, कम्युनिकेबल डिजीज़ सेंटर और क्लिनिकल डायग्नोसिस काउंसिल। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को स्पीडीली करेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चराइजेशन इज द मेथड ऑफ हाई लेवल डिसइंफेक्शन विच इंक्लूड्स हीट ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास में मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे पास्चराइजेशन को माना जाता है, हाई लेवल डिसइंफेक्टिंग की तरह काम करता है ये। और इसके अंदर क्या होता है, 100 डिग्री से कम अगर पूछेगा, मतलब नॉर्मली होता कितना है, तो 70 डिग्री या 63 डिग्री सेल्सियस का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज टेम्परेचर सेटिंग एंड साइकिल ड्यूरेशन फॉर पास्चराइजेशन, ये आ गया क्वेश्चन आपका। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री जगह आपको 63 डिग्री सेल्सियस भी दे सकता है अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो। ड्यूरेशन होता है 30 मिनट्स तक, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली कब यूज़ किया जाता है, अगर अपन नॉर्मली सेटिंग्स में देखें तो मिल्क को पास्चराइज किया जाता है, तो वो भी यही है। बाकी जो हीट लेबल आइटम्स होते हैं जैसे कि रबर हो गया, रबर आइटम्स हो गए, मास्क हो गया, तो उन सबको भी पास्चराइजिंग सब क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग वगैरह उनके मतलब डिसइंफेक्ट किया जा सकता है उनको। नोट, पास्चराइजेशन कैन बी डन फॉर, किसके लिए किया जा सकता है, जो कि हीट लेबल आइटम्स हैं, ब्रीथिंग ट्यूब्स हो गई, रिजर्वर बैग हो गया, ट्रेकल ट्यूब हो गई, फेस मास्क हो गया, एयरवे हो गया,
लेरिंगोस्कोप के ब्लेड हो गए, स्टिलेट्स हो गए, बाइट ब्लॉक हो गए, वाई पीसेस हो गए, एल्बोज हो गए, अडेप्टर हो गए, वेंटिलेटर बेलोज हो गए, ठीक है। इन सबको क्या किया जा सकता है, पास्चराइजेशन किया जा सकता है। वैसे नॉर्मली पास्चराइजेशन से हम आजकल कुछ करते नहीं है ओटी के अंदर, हाई हमारे पास में एडवांस टेक्निक्स हैं, तो उन्हीं के थ्रू हम स्टरलाइजेशन कर लेते हैं। पर ऐसा क्वेश्चन में अगर पूछे बाई चांस कि पास्चराइजेशन को स्टरलाइज किया जा सकता है क्या, डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, स्टरलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम स्टरलाइजेशन इज नेम्ड फॉर, ऑप्शन है ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, पास्चराइजेशन, इंसुलेशन। तो स्टीम स्टरलाइजेशन किसका नाम दिया गया था, ऑटोक्लेव का नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें स्टीम यूज़ होती है स्टरलाइजेशन करने के लिए। हाई प्रेशर से स्टीम दिया जाता है तो फिर स्टरलाइज कर देता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव कैन बी प्रोग्राम्ड एट टेम्परेचर ऑफ /°C 121, 132, 134, 145। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो साइकिल होती है वो या तो 121 डिग्री सेल्सियस की होती है या 134 डिग्री सेल्सियस की होती है, पर फर्स्ट और थर्ड के अलावा 132 या 145 की भी हो सकती है, और डिपेंड करती है कि वो कौन सा साइकिल चला रहे हैं। और इस पर क्या करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे उतना ही उसका साइकिल का ड्यूरेशन कम होता जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन ऑफ साइकिल कंप्लीशन, ठीक है। ऑल ऑफ दिस का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश स्टरलाइजेशन इस मेथड ऑफ, ऑप्शन है पास्चराइजेशन, रेडिएशन, कोल्ड स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। फ्लैश स्टरलाइजेशन किसका मेथड होता है, ऑटोक्लेव का। इसके अंदर क्या होता है, जब हमको ओटी में मान लेते हैं कि हमारे को कुछ एक्स्ट्रा से कुछ चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट वगैरह कुछ चाहिए और हमको क्या चाहिए, स्टराइल चाहिए और हमारे पास है नहीं, तो फिर उसका क्या किया जाता है, फ्लैश स्टरलाइजेशन करवाया जाता है। वो क्या होता है कि उसमें पूरी जो कंप्लीट साइकिल होती है ऑटोक्लेव की, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, जैसे कि 1.5 घंटे 2 घंटे से लगते हैं, पर हमको इतना टाइम नहीं होता सर्जरी के टाइम पे, तो थोड़ा कम टाइम की साइकिल हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैश स्टरलाइजेशन। तो वो हम करवाते हैं कम टाइम के लिए। उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा आइटम है फिर इक्विपमेंट है उसको पैकेजिंग फॉर्म में हम नहीं देंगे, उसको नॉन पैकेजिंग यानी विदाउट पैकेजिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑटोक्लेव करवा सकते हैं, ताकि अगर आप पैकेजिंग हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा टाइम टेकन होता है साइकिल में कि उसको स्टरलाइज करने के लिए। अगर पैकेज यूज़ नहीं करेंगे थोड़ा कम टाइम में हम स्टरलाइज कर सकते हैं उसको। तो फ्लैश स्टरलाइजेशन किसका मेथड है, ऑटोक्लेव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑटोक्लेव व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ स्टरलाइजेशन। तो ऑप्शन है टेम्परेचर एंड प्रेशर मॉनिटर ऑफ ऑटोक्लेव मशीन, केमिकल इंडिकेटर, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इंडिकेटर्स की तरह हम किसको यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर प्रेशर मॉनिटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, एज ए फिजिकल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो फिजिकल इंडिकेटर कौन सा है, तो फिजिकल इंडिकेटर कौन सा होता है, जो टेम्परेचर और प्रेशर मॉनिटर्स होते हैं ऑटोक्लेव मशीन पे, वो फिजिकल इंडिकेटर होते हैं। इसके बाद में केमिकल इंडिकेटर्स हो गए जो कि डाई बेस्ड होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बदलता है तो वो कलर बदल देते हैं, तो केमिकल इंडिकेटर होते हैं। थर्ड है बायोलॉजिकल इंडिकेटर, इसमें बैक्टीरिया वगैरह होती हैं जो उनको मीडियम में दिया जाता है और जैसे ही वो टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचेगा वो ग्रोथ कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इससे पता लगा सकते हैं। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इंडिकेटर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन। ऑप्शन हमारे पास में कोरोड मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लंटिंग ऑफ कटिंग एजेस, माल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो स्टीम स्टरलाइजेशन की क्या क्या डिसएडवांटेज है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कोरोड कर सकता है, क्योंकि कोरोड क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑटोक्लेव में स्टीम यूज़ होती है, स्टीम जब कॉन्टेक्ट में आती है मेटल के तो वो कोरोड कर सकती है उसको। ब्लंटिंग ऑफ कटिंग एजेस, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे उनको क्या कर सकता है, ब्लंट कर सकता है ये। माल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे ख़राब कर सकता है कि जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक हमारा आइटम है उसके अंदर स्टीम जल जाती है, तो स्टीम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये तीनों क्या है इसके डिसएडवांटेज है स्टीम स्टरलाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर फॉर ईटीओ स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो ईटीओ स्टरलाइजेशन भी क्या है, एक तरीके का गैसियस स्टरलाइजेशन के अंदर ही आता है। टेम्परेचर इसका रिक्वायर्ड होता है 37 to 63 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रिक्वायर्ड होती है उसकी वो 35 to 70% होती है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टरलाइजेशन इज नेसेसरी आफ्टर। तो एरेशन जो होता है एक प्रोसेस है वो इन चारों में से किस में कंपलसरी है कि करनी है, तो वो कंपलसरी होती है ईटीओ के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बन सकता है एरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसएडवांटेज ऑफ ईटीओ स्टरलाइजेशन। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ईटीओ के, पहले हमने ऑटोक्लेव के देख लिया, अब हम ईटीओ के देखेंगे। ऑप्शन है लॉन्ग टाइम नीडेड फॉर कंप्लीशन ऑफ साइकिल, क्योंकि ईटीओ की जो साइकिल होती है वो काफ़ी लंबी होती है, एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। पर्सनल रिस्क और रिस्क ऑफ फायर्स और एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं, इरिटेंट होती है नेचर में ईटीओ, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, सारे क्या हैं डिसएडवांटेज है इसके, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन स्टरलाइजेशन कैन बी डन बाई। ऑप्शन हमारे पास में गामा रेज, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन बीम्स, ऑल ऑफ दिस। तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन तीनों के थ्रू कैसे भी कर सकते हैं, गामा रेज से भी कर सकते हैं, एक्स रेज से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम से भी कर सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन, कोल्ड स्टरलाइजेशन सॉरी, ठीक है। तो कोल्ड टेक्निक जो स्टरलाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन है ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में स्टीम स्टरलाइजेशन हीट जनरेट होती है तो वो नहीं होगा। पास्चुराइजेशन में भी हीट जनरेट होती है, ये भी नहीं होगा। गामा रेडिएशन और साइड एक्स बच गया, यानी कि जो रेडिएशन वाले मेथड होते हैं और इसके अलावा जो केमिकल वाले मेथड होते हैं उन दोनों को क्या बोलते हैं? कोल्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बोला जाता है। तो साइड एक्स भी ठीक है, गामा रेडिएशन भी ठीक है। दोनों अगर जब ऑप्शन में जाते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ रखा है जिसमें केमिकल भी ऑप्शन में, रेडिएशन भी ऑप्शन में है, तो फिर उसमें केमिकल हम चूज़ कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमनली बुक्स में केमिकल को ज़्यादा प्रेफर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है LMA कैन बी स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव अप टू हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। जो LMA होता है हमारा सिलिकॉन का बना हुआ होता है, आपको उसको कितनी बार स्टरलाइज करवा सकते हैं? ठीक है, तो 40 टाइम्स उसको स्टरलाइज किया जा सकता है ऑटोक्लेव के थ्रू, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है पहले। करेक्ट वे टू स्टरलाइज लैरिंगोस्कोप, जो हमारा लैरिंगोस्कोप होता है उसको हम कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। लैरिंगोस्कोप की जो ब्लेड होती है उनको स्टरलाइज किया जाता है बाय प्लाज्मा, ETO या फिर स्टीम से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये होता है डिसएडवांटेज कि जो लैरिंगोस्कोप की जो लाइट होती हैं LED वगैरह, उनमें स्टीम जा सकती है, गैस जा सकती है, तो उसको थोड़ा ख़राब हो सकता है। पर आजकल के लैरिंगोस्कोप के ब्लेड्स तो फाइबर ऑप्टिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छे हैं, तो आप उनको स्टरलाइज कर सकते हैं प्लाज्मा, ETO, स्टीम से, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है लैरिंगोस्कोप ब्लेड्स में भी स्टरलाइज बाय केमिकल स्टरलिएंट, ठीक है। मोस्ट कॉमनली तो हम यही यूज़ कर सकते हैं कि केमिकल स्टरलिएंट, यानी कि उसको साइड एक्स वगैरह में डाल सकते हैं। थर्ड है लैरिंगोस्कोप का हैंडल, उसको क्या करना जानना चाहिए हमको? उसको सिर्फ हमको थोरोली क्लीन करके, और किससे क्लीन करेंगे? उसको धोना नहीं है पानी से, उसको सिर्फ नॉर्मली वाइप कर सकते हैं और उसको अल्कोहल से या फिर अल्कोहल वाइप से उसको क्लीन कर सकते हैं, ऐसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। लैरिंगोस्कोप का जो हैंडल है उसको कभी वॉश नहीं करना है, उसको पानी कॉन्टेक्ट में नहीं लेके आना है, उसको स्टीम स्टरलाइजेशन भी नहीं करवाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है उसके अंदर, सेल बैटरी वगैरह होती हैं तो वो ख़राब हो सकती हैं उससे, ठीक है। तो उसको हैंडल को सिर्फ डिसइंफेक्ट करना है नॉर्मली, बाकी ऊपर जो ब्लेड है उसको स्टरलाइजेशन करवा सकते हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल एंड वायरल फिल्टर शुड बी चेंज्ड बाय, तो ऑप्शन है आफ्टर एवरी डे, आफ्टर एवरी मंथ, आफ्टर ईच पेशेंट, आफ्टर एवरी वीक, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल वायरल फिल्टर्स यानी कि HMA फिल्टर भी हम बोल सकते हैं, जो मॉइस्चराइजिंग फिल्टर्स होते हैं हम पेशेंट में यूज़ करते हैं, तो हर पेशेंट में हमको चेंज करने चाहिए, ठीक है, आफ्टर ईच पेशेंट, ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है CDC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल स्पोर्स कैन बी कम्प्लीटली रिमूव्ड या फिर डिस्ट्रॉयड बाय, तो जो स्पोर्स सबसे जो रेजिस्टेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वो कौन से होते हैं? स्पोर्स होते हैं। सबसे मुश्किल होता है स्पोर्स को मारना या हटाना, ठीक है। तो वो कौन कर सकता है? सबसे जो हाई-फाई टेक्निक होगी, सबसे एडवांस टेक्निक होगी, वही इसको कर सकती है। तो ऑप्शन है लो लेवल डिसइंफेक्टेंट, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट या फिर स्टरलिएंट। तो स्टरलिएंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम स्पोर्स को मार सकते हैं, ठीक है। जो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है वो स्पोर्स को नहीं मार सकता, मतलब सभी स्पोर्स को नहीं मार सकता, हम ऐसा कह सकते हैं। वो नॉर्मली बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई को मार सकता है पर स्पोर्स को नहीं मार सकता। स्टरलिएंट में सारे हम कंप्लीटली उसको एकदम परफेक्ट बना सकते हैं यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इफेक्टिव, ऑप्शन है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। जब हम मुझे पूछेगा कि मोर इफेक्टिव कौन सा है, तो मोर इफेक्टिव में आता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, यानी कि ऑटोक्लेव। सबसे ज़्यादा आजकल प्रीफर किया जाता है ऑटोक्लेव को, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। इसमें ऐसा नहीं पूछा कि मोर इफेक्टिव कौन सा है, इसमें पूछा है कि सिर्फ इफेक्टिव मेथड्स कौन से हैं स्टरलाइजेशन के। तो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, केमिकल स्टरलाइजेशन, तो तीनों मेथड क्या है? इफेक्टिव है, तीनों अच्छे से काम कर लेते हैं। स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में तीनों अच्छे से काम कर लेते हैं, तो उसका आंसर हम क्या देंगे? ऑल ऑफ दीज इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन इज स्टरलाइजिंग फेज, ठीक है। तो स्टीम स्टरलाइजेशन में क्या होती है? 3 फेज होती हैं, लैग फेज, उसमें 3 फेज होती है। हीटअप फेज होती है जो कि पहली होती है, उसके बाद में एक्सपोजर फेज होती है जो कि दूसरे लेवल की होती है, उसके बाद तीसरी होती है पोस्ट एक्सपोजर फेज, ठीक है। तो ये 3 फेज बनती है ऑटोक्लेव के अंदर। तो एक्सपोजर फेज जो होती है बीच वाली, वो हमारी मीडियम फेज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये स्टीम है वो वर्क कर रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में, ठीक है, स्टरलाइज करने में। तो एक्टिंग फेज हम किसको बोलेंगे? एक्सपोजर फेज को बोलेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोवेडिक टेस्ट इन स्टीम स्टरलाइजेशन इज यूज्ड फॉर। बोवेडिक टेस्ट किसमें यूज़ होता है? ऑटोक्लेव के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसको किस काम के लिए होता है ये? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ एयर रिमूवल एंड स्टीम पेनिट्रेशन इन प्री वैक्यूम स्टीम स्टरलाइजर्स। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो बोवेडिक टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, तो ये क्या काम आएगा
कि जो ऑटोक्लेव होता है वो जब साइकिल कंप्लीट होती है, जो लास्ट में क्या करती है वो ऑटोक्लेव मशीन, कि जो भी एयर है अंदर जनरेट हो चुकी है उसको क्या करती है, एयर रिमूवल करती है, ठीक है, शुरू में ही कर देती है रिमूवल। और उसी के साथ में स्टीम जो पेनिट्रेट, जिसकी पेनिट्रेशन की पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वो अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से स्टरलाइज कर पा रही है। क्योंकि सेट्स वगैरह जो हम रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो सबसे अंदर तक जो जगह पेनिट्रेट कर देगा तो वो उतनी अच्छे से स्टरलाइज कर पाएगा। तो पेनिट्रेशन पावर को चेक करने के लिए बोवेडिक टेस्ट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिकेटर फॉर एफिशिएंसी चेक फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन शुड बी प्लेस्ड एट। अब ये क्वेश्चन इस बार सीआरई में पूछा गया था, उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई और कर दिया है, ठीक है, तो कि और अच्छे से वो अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आ पाएगा। तो जो इंडिकेटर होता है हमारा एफिशिएंसी चेक करने के लिए स्टीम स्टरलाइजेशन में, ऑटोक्लेव में, तो वो कहाँ रखा जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ रखेंगे, आउटसाइड द पैकेज या फिर इनसाइड द पैकेज, या फिर इनसाइड द पैकेज वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टरलाइज, यानी कि ऐसी लोकेशन जहाँ पे स्टीम का पहुँचना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे रखेंगे। और अगर ये टेस्ट पास कर देता है तो उसका मतलब क्या है कि स्टीम हमारा ऑटोक्लेव जो हमारा स्टीम स्टरलाइजेशन जो है वो अच्छे से परफेक्टली काम कर रहा है। तो उसको कहाँ रखना चाहिए, एंड इनसाइड द पैकेज वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टरलाइज। अगर ये वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टरलाइज नया लिखा हुआ हो तो हम इनसाइड द पैकेज आंसर टिक करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ऑप्शन हमारे पास में, टाइम टेकन प्रोसेस टू एश्योर द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है, ये ठीक है क्या, हाँ, बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो होते हैं उनमें 2-3 घंटे लगते हैं, ठीक है, उनको टेस्ट करने के लिए, तो टाइम टेकन प्रोसेस है। सेकंड ऑप्शन है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर शुड बी एटलीस्ट यूज्ड वंस ए वीक, ये भी ऑप्शन ठीक है कि एक हफ्ते में हमको एक बार तो ऑटोक्लेव का टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, ए पॉजिटिव बायोलॉजिकल इंडिकेटर इंडिकेट्स द फेलियर ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। अगर जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर था वो पॉजिटिव आ चुका है, ठीक है, यानी कि क्या हो रखा है, हमारा ऑटोक्लेव का टेस्ट फेल हो चुका है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड। ऑप्शन है, इट इंक्लूड्स हॉट एयर ओवन, इंस्पिरेशन, इंसिनरेशन, ठीक है। ड्राई हीट मेथड में क्या क्या आते हैं, हॉट एयर ओवन आता है, इंस्पिरेशन आता है, इंसिनरेशन, तीनों ड्राई हीट के पार्ट हैं। सेकंड ऑप्शन है, ग्लास आइटम्स आर रैप्ड, ठीक है, एंड स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन, ठीक है, तो एक पेपर होता है उसको ग्लास आइटम्स को रैप किया जाता है, उसके बाद में उसको क्या कर सकते हैं, हॉट एयर ओवन से स्टरलाइज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, एनाटॉमिकल वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन। जो भी हमारा हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज वगैरह में जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट जनरेट होता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, इंसिनरेशन के थ्रू। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, उसको राख बना दिया जाता है हाई टेम्परेचर पे हीट देके। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकोस्कोप इज प्लेस्ड इन साइड एक्स फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, एक सिचुएशन दी गई है जिसमें ब्रोंकोस्कोप को 30 मिनट्स के लिए साइड एक्स में रखा था। फॉर दिस ड्यूरेशन इट एक्ट्स ऑन ब्रोंकोस्कोप एस। अब जो साइड एक्स है वो ब्रोंकोस्कोप पे किस तरीके से काम करेगा 30 मिनट के लिए अगर हम उसको रखेंगे तो। ऑप्शन है, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट, लो लेवल डिसइंफेक्टेंट या फिर स्टरलिएंट। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो साइड एक्स यानी कि 2% ग्लूटाराल्डिहाइड ये काम करता है एज ए स्टरलिएंट, पर इसका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। अगर आप इसको 2 से लेकर 3 घंटे के बीच तक रखोगे इक्विपमेंट को इसके अंदर तो ये एज ए स्टरलिएंट काम करता है। पर अगर आप इसको आधे घंटे 1 घंटे ऐसा कुछ रखेंगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट के लिए काम करेगा। क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं या फिर कोई भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं सबको मारने के लिए, हटाने के लिए टाइम थोड़ा लगता है, ठीक है। तो अगर आधे घंटे के लिए रखा है तो HLD की तरह काम करेगा वो। साइड एक्स एक्ट एज HLD इफेक्टिंग पीरियड इज 20 to 30 मिनट्स। और दूसरा क्या लिखा है, साइड एक्ट एज स्टरलिएंट इफेक्टिंग पीरियड इज 3 to 10 आवर्स, ठीक, 3 to 10 आवर्स के बीच में आप रखेंगे तो क्या होगा, स्टरलिएंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है हमारे पास में, अल्कलीन, ये एलाइलिन नहीं है, सॉरी, अल्कलीन फॉर्म है। अल्कलीन फॉर्म ऑफ साइड एक्स इज मोर इफेक्टिव देन एसिडिक फॉर्म। अब जो हमारा साइड एक्स होता है वो 2 अलग अलग फॉर्म्स में आता है, एसिडिक और अल्कलाइन आता है। तो पहले वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, उसके बाद में उसको कुछ पोटेशियम परमैंगनेट करके कुछ आता है सॉल्यूशन, उसको उसमें ऐड करना होता है, उसके बाद वो एक्टिवेटेड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अल्कलाइन फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव होती है फिर एसिडिक फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो करेक्ट होगा, अल्कलाइन फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव होती है साइड एक्स की फॉर किलिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स एज कम्पेयर टू एसिडिक फॉर्म। तो पहला तो हमारा स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, pH 7.5 to 8.5 सॉरी एक्ट एज पोलीसाइडल फॉर्म। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। pH जब 7.5 से 8.5 के बीच में है साइड एक्स की तो वो क्या होती है, सबसे उसकी एक्टिव फॉर्म होती है, तो वो पोलीसाइडल फॉर्म की तरह काम करेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, साइड एक्स मिनिमम कंसनट्रेशन शुड बी 1 to 1.5%।
जो नॉर्मली साइड एक्स आता है, ग्लूटाल्डिहाइड आता है, वो कितने फॉर्म में आता है, 2% के फॉर्म में आता है। पर अगर हमको ऐसे स्टर्लिएंट या डिसइंफेक्टेंट अगर हमको चाहिए तो मिनिमम कंसनट्रेशन ग्लूटाल्डिहाइड कितनी होनी चाहिए, 1 से लेके 1.5% तक होनी चाहिए। तो सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड एक्स ओपीए वर्सेस साइड एक्स, ठीक है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो साइड एक्स ओपीए का मतलब क्या होता है, ऑर्थोपेल्डिहाइड ऐसे कुछ करके ये नया सोल्यूशन है, तो इसको कंपेयर करना है साइड एक्स में, ठीक है, ये नया सोल्यूशन है। तो ओपीए फॉर्म इज़ मोर इफेक्टिव देन साइड एक्स फॉर्म, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। ओपीए फॉर्म इज़ नॉन कोरोसिव, ये भी ठीक है। ओपीए फॉर्म रिक्वायर लेस टाइम टू मेक डिसइंफेक्शन इन स्टरलाइजेशन एज कम्पेयर टू साइड एक्स, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो सारे ऑप्शन इसके हमारे करेक्ट है। ओपीए फॉर्म क्या है, ऑलवेज बेटर है साइड एक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन हमारे पास में क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स एक्ट एज लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अल्कोहल परसेंटेज रिक्वायर्स टू बी इन बिटवीन 70 to 90% टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई, तो ये भी वो स्टेटमेंट हमारा ठीक है। नेक्स्ट है आयोडोफोर इज कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडीन एंड सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो आयोडोफोर क्या होते हैं, जो आयोडोफोर होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, वो आयोडीन कंपाउंड्स उनके साथ में सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, तो उनकी वजह से क्या बनता है, जो केमिकल हमारा बनता है उसको बोलते हैं आयोडोफोर, ठीक है। वो एक्ट करता है एज ए स्टरलिएंट भी एक्ट कर सकता है और हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट भी ऐड कर सकता है, डिपेंड करता है इनकी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेरिसिटिक एसिड 2% ग्लूटाल्डिहाइड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड, वो सारे किसी की तरह काम करते हैं, एक्ट एज ए स्टरलिएंट, ये भी ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ईटीओ। ईटीओ मतलब इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन जो भी टेक्निक होती है, तो उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ऑप्शन हमारे पास में इथाइलिन ऑक्साइड इज कलरलेस, पॉइजनस, स्वीट ओडोर, इन्फ्लामेबल इन कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन 3%, ठीक है। तो कलरलेस होती है, ये ठीक है। पॉइजनस होती है, स्वीट ओडोर होती है, ये भी ठीक है। इन्फ्लामेबल इन कंसंट्रेशन मोर देन, अगर इसको 3% से ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज़ करेंगे तो ये इन्फ्लेमेबल होती है। उसके बाद में ईटीओ इथाइलिन ऑक्साइड इज सप्लाइड इन स्मॉल सिलेंडर्स। ईटीओ में क्या यूज़ होता है, इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज़ होती है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आती है, वो सप्लाई की जाती है स्मॉल सिलेंडर्स के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ईटीओ एक्ट एज ए स्टरलिएंट, ठीक है, वो स्टरलिएंट की तरह काम करती है, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज स्पोरिसिडल, ठीक है, इनमें से कौन सा है वो स्पोरिसिडल यानी कि एक्ट एज ए स्टरलिएंट काम करेगा। ऑप्शन है ओपीए यानी कि ऑर्थोपेल्डिहाइड और अल्कोहल या फिर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड या फिर फिनोलिक्स, ठीक है, तो फिनोलिक कंपाउंड। तो इन सारों में से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है यानी सबसे ज़्यादा स्टरलिएंट की तरह काम करेगा, वो है ओपीए, ठीक है। अल्कोहल भी नहीं है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड भी नहीं है, फिनोलिक्स भी नहीं है, ये बच के जो 3 ही बचे हुए हैं वो एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करते हैं, एज ए स्टरलिएंट काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। नेचुरल मेथड मतलब कि जो इसमें कोई अलग से आर्टिफिशियल टेक्निक यूज़ नहीं करी है, ये बस नेचुरल मेथड है स्टरलाइजेशन का। ऑप्शन है स्टीम स्टरलाइजेशन, प्लाज्मा स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन, यूवी रेडिएशन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका यूवी रेडिएशन, क्योंकि ये सनलाइट के थ्रू आती है, जो यूवी रेज आती है उन्हीं से स्टरलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो वैसे इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता है, पर हाँ ये काम करता है थोड़ा थोड़ा। तो नेचुरल मेथड हमारा क्या होता है, यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, ठीक है, किसके लिए, फॉर हॉट एयर ओवन टू किल बैक्टीरियल स्पोर्स। ऑप्शन है 160 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप रखेंगे तो 2 घंटे चाहिए, 170 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो 1 घंटे चाहिए, 180 डिग्री सेल्सियस पर आप रखेंगे तो 30 मिनट्स चाहिए। तो तीनों इसकी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तीनों स्टेटमेंट्स इसकी सही दी हुई है, ये भी हमको याद रखना है। मोस्टली पूछा जाता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, ठीक है, तो ये हॉट एयर ओवन का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज़ यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर हीट स्टरलाइजेशन। कौन सा बैक्टीरिया जो हम यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर के अंदर, तो करेक्ट आंसर आएगा जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। इसको आप थर्मो से याद रख सकते हैं, थर्मो मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब स्टीम स्टरलाइजेशन बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय, ठीक है, जो हॉट टेम्परेचर बेस्ड मेथड से स्टरलाइजेशन के वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, कैसे। ऑप्शन है अल्काइलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, जो बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अल्काइलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड करके मार सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है कोअगुलेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो उनकी बैक्टीरियल प्रोटीन्स यानी कि वायरस के जो प्रोटीन्स हैं उनको क्या करेगा, कोअगुलेट करके उनको डीनेचुरेट कर देगा। तो और थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स ओनली। फोर्थ ऑप्शन है इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा सेकंड ऑप्शन कोअगुलेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। जो हीट मेथड्स होते हैं उनको क्या करते हैं,
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन आयोनाइजिंग रेज, ठीक है। एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, यूवी रेज, इनमें से कौन सी है जो नॉन आयोनाइजिंग है? तो नॉन आयोनाइजिंग कौन सी होती है? यूवी रेज होती है। बाकी जो आयोनाइजिंग होती हैं वो तीनों बच गई, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये सब क्या होती है? आयोनाइजिंग रेज होती हैं। ज़्यादा डेंजरस कौन सी होती है? आयोनाइजिंग होती हैं। और ज़्यादा स्टरलाइजेशन वगैरह हम यूज़ करने के लिए इफेक्टिव कौन सी होती है? आयोनाइजिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोनाइजिंग रेडिएशन किल्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स बाय। तो ये कैसे मारते हैं? पहले हमने स्टीम स्टरलाइजेशन का देख लिया कि वो प्रोटीन्स को कोएगुलेट करके क्या करता है? डीनेचुरेट कर देता है। अब हम रेडिएशन का देखते हैं कि आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या करते हैं। तो जो आयोनाइजेशन जो रेडिएशन या एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज हैं वो क्या करते हैं? जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है सीधा उसके डीएनए पे अटैक करते हैं, तो डीएनए को डैमेज कर देते हैं वाया फ्री रेडिकल्स। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, डीएनए डैमेज वाया फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल किल्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स बाय। तो हमने स्टीम स्टरलाइजेशन का देख लिया, हमने रेडिएशन का देख लिया, अब हम अल्कोहल का देखेंगे। तो अल्कोहल से रिलेटेड जो भी केमिकल्स हैं वो कैसे मारेंगे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को? वो मारेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। प्रोटीन्स को डीनेचुरेट कर देंगे और जो सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह जो हैं वो क्या कर देंगे? डिसरप्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, क्रिप्टो नहीं है सॉरी, ये क्रायो आएगा। इन क्रायो प्रिजर्वेशन स्टोरेज इज डन इन ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और पैराफिन वैक्स। तो वो किस में क्रायो प्रिजर्वेशन किस में किया जाता है? वो किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया विद रिड्यूस्ड जनरेशन टाइम इज। तो जैसे मैंने आपको पहले स्टेजेस आपको पहले ऑटोक्लेव की बताई थी, हीट अप फेज, एक्सपोजर फेज और पोस्ट एक्सपोजर स्पेस। अब वो तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने की फेज स्थिति है। अब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो जनरेट होते हैं, जो रिप्रोडक्ट करते हैं या फिर जो बन रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो उनकी भी एक फेज़ होती है। सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो शुरू करते हैं उनका मतलब प्रोसेस जनरेशन की। तो सबसे पहले लैग फेज़ होती है, जो कि ग्राफ, अगर आपने ग्राफ भी देखा होगा लैग फेज़ लॉग फेज़ वाला, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला ग्राफ, तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। पहले लैग फेज़ में थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा नीचे स्टीपली शुरू होता है, उसके बाद में एकदम से ग्राफ आप ऊपर बढ़ता है, तो वो होती है लॉग फेज़। तो जो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिजम्स के, वो किस फेज़ में होते हैं? वो होते हैं लॉग फेज़ के अंदर। लैग फेज़ में स्टार्टिंग है, लॉग फेज़ में वो मल्टीप्लिकेशन यानी एक्टिव लेवल पे है अभी। उसके बाद में डिक्लाइनिंग फेज़ आती है, स्टेशनरी फेज़ आती है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा था उसका आंसर आएगा लॉग फेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ डिटॉल इज। ऑप्शन हमारे पास में क्लोरीन, क्लोरहेक्सिडिन, क्लोरोजेनिनोल और फॉर्मलिन। तो आप ओएल से याद रख सकते हैं, क्लोरजेलिनोल, लास्ट में ओएल आ रहा है, डिटॉल में भी ओएल आ रहा है। तो डिटॉल किसका इंग्रेडिएंट है? क्लोरजेलिनोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग टिश्यूज नोन एज। पहले हमने पढ़ा है जो लिविंग टिश्यूज़ पे कोई एक्ट कर रहा है केमिकल या कुछ भी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना चाहता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंटीसेप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 पैरामीटर्स ऑफ स्टरलाइजेशन आर, ठीक है। ये सॉरी स्टरलाइजेशन नहीं, यहाँ पे पूरा आएगा स्टीम स्टरलाइजेशन। द 3 पैरामीटर्स ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन आर। ऑप्शंस आएंगे स्टीम अंडर प्रेशर, टाइम एंड टेम्परेचर, टाइम टेम्परेचर कंसंट्रेशन, टाइम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। तो जो स्टीम स्टरलाइजेशन हम करते हैं उसके अंदर 3 जो मेन पैरामीटर हैं वो क्या है? सबसे पहले स्टीम और उसका प्रेशर, दूसरा है टाइम, तीसरा है टेम्परेचर। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंटीसेप्टिक? क्लोरीन, कॉपर सल्फेट, ओजोन या फिर 70% एथेनॉल। जो हम नॉर्मली सैनिटाइजर यूज़ करते हैं वो 70% एथेनॉल ही होता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा 70% एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क पास्चराइजेशन इज डन एट। ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देख लीजिए आप, मैं जल्दी आंसर बताता हूँ। 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ये भी क्या है? पास्चराइज्ड का मेथड है। 63 जगह हम 70 भी बोल सकते हैं, 63 भी बोल सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टरलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाल्डिहाइड। ऑप्शन हमारे पास में थर्मोमीटर, ब्रोंकोस्कोप, साइटोस्कोप, ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारे सेमी क्रिटिकल डिवाइसेस जो थे हमने पहले पढ़े थे, सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको क्या होता है हम डिसइंफेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, क्लीनिंग प्लस डिसइंफेक्ट। तो वो किसके हो सकता है? ग्लूटाल्डिहाइड से हो सकता है। तो थर्मोमीटर कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोप कर सकते हैं, साइटोस्कोप, बल्कि हम ग्लूटाल्डिहाइड में तो क्या कर सकते हैं? स्टरलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो इन सभी का क्या हो जाएगा? स्टरलाइजेशन हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैग फेज इज आल्सो नोन एज, यानी कि लैग फेज मतलब स्टार्टिंग फेज ऑफ जो ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो स्टार्टिंग फेज है उसमें लैग फेज होती है। उसका मतलब क्या है? ऑप्शन है हमारे पास में पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उस टाइम पे क्या कर रही है, जो वो पहले से जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स वहाँ पे हैं वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ इनिशियल एडजस्टमेंट करना शुरू किया उन्होंने अभी।
तो पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट आल्सो नोन एज लैग फेज। यहाँ पे तक जो क्वेश्चंस थे वो मैंने बुक्स से या फिर अलग अलग बुक्स जो मैंने पढ़ी थी, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, मैंने उनसे बनाए हैं खुद से, ठीक है। इसके बाद हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे ESIC वगैरह एग्ज़ाम के हो गए, KGMU का हो गया, और एक दो मैंने और पेपर देखे थे और कुछ मैंने वेबसाइट्स पे देखे थे जो मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, तो मैंने वहाँ से उठा लिए, तो वो भी मैं आपको इस पर बता देता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल एजेंट विच किल्स द बैक्टीरियल सेल इज़ नोन एज। ऑप्शन है बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, पैथोजेनिक, बैक्टीरियोसिस, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हमको समझनी है। जो साइडल आता है लास्ट में, साइडल का मतलब होता है किलिंग, ठीक है। अगर किसी को मार रहे हैं तो साइडल, ठीक है। तो उसमें क्या, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या है कि वो मार रहा है बैक्टीरिया को। एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जो ग्रोथ उनकी बढ़ रही है बैक्टीरिया की, वो उसको क्या कर देगा, रोक देगा, स्टैटिक कर देगा उसको, यानी कि एकदम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो नहीं बढ़ेंगे, स्टैटिक ग्रोथ हो चुकी है। जो पहले से थे वो हैं, उनको मार नहीं पाया वो अच्छे तरीके से, पर वो आगे जो ग्रोथ थी वो नहीं करने देगा उनको, तो वो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो मारने वाला पूछा तो बैक्टीरियोसाइडल, अगर ग्रोथ रोकने का पूछता तो बैक्टीरियोस्टैटिक आता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ऑटोक्लेव द आइडियल टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 LBS रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द करेक्ट होल्ड टाइम। तो 121 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 LBS के प्रेशर पर रखा गया है, तो करेक्ट होल्डिंग टाइम क्या पूछा है इन्होंने, 30 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट। करेक्ट आंसर आएगा इसका 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ स्पिलेज, यानी कि ब्लड फैल चुका है ओटी के अंदर, यानी फ्लोर पे, मशीन पे, कहीं पे फैल चुका है, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स डिकंटामिनेट हो चुके हैं, ठीक है। अब उनको डिकंटामिनेट किससे करेंगे हम, ऑप्शन है फिनॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन सॉल्यूशन या फिर 10% अल्कोहल। तो उसको हम किससे हटाएंगे, क्लोरीन सॉल्यूशन से हटाएंगे। इसी और क्लोरीन सॉल्यूशन के अंदर भी हम बात करें तो हम हटाएंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड से, ठीक है, तो वो प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मलिन लिक्विड इज एडेड टू पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स टू प्रोड्यूस द गैस इन फ्यूमिगेशन, वो कितना यूज़ किया जाता है, 40% यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन कंट्रोलिंग नोसोकोमियल इन्फेक्शंस। जो नोसोकोमियल इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शंस होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट मेथड है। ऑप्शन है वेयरिंग ग्लव्स पहनना, एप्रन पहनना, हैंड वॉश करना, वेयरिंग फेस मास्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा हैंड वॉश है, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टरलाइजेशन मेथड विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म इज़, ठीक है। स्पोर फॉर्म पे कोई एक्ट नहीं करेगा, यानी कि स्टरलाइजेशन नहीं कर रहा है, तो स्टरलाइजेशन का मेथड इसका आंसर नहीं होगा। हॉट एयर में स्टरलाइजेशन का है तो ये नहीं होगा, ऑटोक्लेव भी नहीं होगा, इंसनरेशन भी नहीं होगा, लास्ट बच जाता है पाश्चराइजेशन, ठीक है। तो ये एज ए स्टरलाइजेशन काम नहीं करता है, डिसइंफेक्ट लेवल पे काम करता है, तो नो इफेक्ट ऑन स्पोर फॉर्मिंग में क्या आएगा, पाश्चराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑटोक्लेव। ऑप्शन है रीयूजेबल फोर्सेप्स, स्कल्पल हैंडल्स, हीट लेबल प्रोडक्ट्स और हाइपोडर्मिक नीडल्स। ऑटोक्लेव जो हमारी मशीन है, हॉट एयर स्टरलाइजेशन या फिर हम बोलते हैं, फिर स्टीम स्टरलाइजेशन हम बोलते हैं, जो भी हीट वाले मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के, उनके अंदर क्या नहीं करना है हमको, हीट लेबल प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज नहीं करना है, ठीक है, वो डैमेज हो सकते हैं उसके अंदर। तो हीट लेबल प्रोडक्ट्स के लिए क्या बनाया गया, डिसइंफेक्टिव स्टरलाइज करने के लिए इनके लिए अलग से बनाया गया, वो था गैस स्टरलाइजेशन, यानी कि जिसमें क्या आता है, ETO या फिर प्लाज्मा आता है। तो ये दो हम कर सकते हैं हीट लेबल प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। जो पहली बार जो एंटीसेप्टिक यूज़ किया गया था, डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया गया था साइंटिस्ट के थ्रू, वो कौन सा था, वो फिनोलिक कंपाउंड था। किसने यूज़ किया था पहली बार डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक, वो किया था जोसेफ लिस्टर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली इन्फेक्टियस पेस्ट शुड बी स्टरलाइज्ड बाय। हाईली इन्फेक्टियस के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक भी चाहिए हमको, ठीक है, जो कि जिसकी किलिंग की परफॉर्मेंस क्या हो, सबसे अच्छी हो। तो अल्कोहल, ऑटोक्लेव, क्लोरीन, रेडिएशन। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑटोक्लेव हम हाईली इन्फेक्टियस वेस्ट को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लीन द ब्लड स्पिल्स इन द हॉस्पिटल्स। जो ब्लड के जो छींटे पड़ गए वो उसको हटाने, ये पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, क्लोरीन वाला देखे थे, वैसा ही है, इसमें एग्जैक्ट पूछ लिया तो सोडियम हाइपोक्लोराइड आंसर गया था इसका, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग इनोकुलेटिंग लूप्स। इनोकुलेटिंग लूप्स क्या होते हैं, ये लेबोरेटरीज में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको किस से स्टरलाइज किया जाता है, इनको यूज़ करने से पहले फ्लेमिंग, यानी कि जो फ्लेम होती है उस पर थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, कुछ ड्यूरेशन होता है उसका, इतना मेरे को आइडिया नहीं है, पर फ्लेमिंग से इसको क्या किया, इनोकुलेटिंग लूप्स को स्टरलाइज किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज़ द क्विकेस्ट वे टू स्टरलाइज सॉल्यूशंस विदाउट हीटिंग। अब हीटिंग वाला हमको चूज़ करना नहीं है और क्विकेस्ट हमको बताना है सबसे जल्दी। फिल्ट्रेशन, केमिकल मेथड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, स्टीम वाला हटा देंगे। क्लोरीन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होगा, इससे स्टरलाइजेशन नहीं होता। ए और बी ऑप्शन बच जाता है। केमिकल मेथड में क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लगभग 2 से 3 घंटे तो लगते ही लगते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन इज़ द क्विकेस्ट वे टू स्टरलाइज सॉल्यूशंस विदाउट हीटिंग, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्री स्टरलाइजेशन क्लीनिंग। जो किसी भी इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट को जब आप स्टरलाइज करवाते हैं, डिसइंफेक्ट करवाते हैं, तो पहले मैंने आपको बताया कि उसकी क्लीनिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अब क्लीनिंग जो है वो उसमें से कौन सा मेथड है इन चारों में से, तो वो किया जाता है जिससे ड्राई हीट, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, ऑटोक्लेविंग, गामा रेडिएशन। तो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग एक क्या टेक्निक है, उसके अंदर क्या होता है, जो वाटर होता है उसमें वाइब्रेशंस जनरेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग इसको बोल देते हैं। ये उसको पहले क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। तो जो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग है उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ऑप्शंस हैं हाई प्रेशर जेट्स ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू वाइब्रेटरी साउंड वेव्स, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू वाइब्रेटरी साउंड वेव्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, अल्ट्रासोनिक इस तरीके से वो क्लीन करता है इक्विपमेंट्स को या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्स स्टरलाइजेशन बिटवीन यूजर्स ड्यू टू हाईएस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। तो वो किसके अंदर आएंगे, कौन सी कैटेगरी में आएंगे, तो हाईएस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के चांसेस हैं, तो हाईएस्ट वाले चांसेस किस में होते हैं, क्रिटिकल के अंदर होते हैं, तो क्रिटिकल इसका आंसर आएगा। अब आप इसमें बोलेंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन में टच कर रहे हैं, दांत वगैरह मतलब गम्स वगैरह में टच कर रहे हैं, पर इसमें क्या होता है वो इंटेक्ट वाले को नहीं, म्यूकस मेम्ब्रेन को वो कट भी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से और ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, तो इसलिए डेंटल जो इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स हैं वो क्रिटिकल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन आर द स्पोर्स ऑफ बेसिलस सबटिलिस यूज्ड एज ए टेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी ऐसी स्टरलाइजेशन की टेक्निक है जिसमें बेसिलस सबटिलिस को यूज़ किया जाता है, ठीक है, टेस्ट के लिए, तो वो होता है ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बेसिलस सबटिलिस को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक स्टीरियो थर्मोफिलस पहले आया था वो भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल डिसइंफेक्टेंट दैट इज ए फिनॉल डेरिवेटिव, ठीक है, फिनॉल डेरिवेटिव कौन सा है और केमिकल डिसइंफेक्टेंट कौन सा है वो हमको छांटना है। इसमें भी आप ओएल से आ सकते हैं, क्रिसोल ओएल है, फिनॉल ओएल है, तो पहले वाले को मिलाना नहीं है। पहले वाले क्या था, क्लोरज़ाइलेनोल मोडिटोल का था, फिनॉल का क्या है, क्रिसोल है। उसके बाद में एक क्रिसोल के अलावा एक लाइजोल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज़ ऑफ ड्राई हीट फॉर स्टरलाइजेशन। मेन प्रिंसिपल क्या है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए। ऑप्शन है मॉइस्चर फैसिलिटेट्स माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्शन, यानी कि मॉइस्चर माइक्रोऑर्गेनिज्म को मार देता है। सेकंड स्टेटमेंट है हीट कॉजेज प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट मानेंगे। जो मॉइस्ट हीट थी उसमें भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा था, कोएगुलेशन हो रहा था, और उसमें डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन तो हो रहा है पर साथ में डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो रहा है, ठीक है। और जो हमने एक केमिकल जो अल्कोहल का देखा था उसमें क्या था कि प्रोटीन्स उसमें भी डीनेचुरेट हो रहे थे, पर उसी के साथ में क्या हो रहा था, जो सेल मेम्ब्रेन थी बैक्टीरिया वगैरह की वो रप्चर भी कर रहा था, वो लाइसिस कर रहा था उसका। तो सभी अलग अलग तरीके से मारते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट थायलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन। ऑप्शन है इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर प्लास्टिक एंड रबर, सेकंड है प्लास्टिक और रबर के अलावा भी यूज़ करते हैं, तो ठीक है, तो ये तो गलत है। तो नेक्स्ट है इट वर्क्स बाय अल्कलाइटिंग न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सभी का हमने देख लिया, जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी सब का हमने देख लिया कि कौन कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है। ये कैसे मारेगा एटीओ, वो क्या करेगा, जो उसके न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो क्या करता है, अल्काइलेटिंग कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ मोर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन इन कमर्शियल प्लांट्स। तो जो कमर्शियल प्लांट्स यानी कि जो बड़े लेवल के जो प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो उनमें कौन सी स्टरलाइजेशन की टेक्निक यूज़ की जाएगी, इंफ्रारेड, गामा, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज। अल्ट्रावायलेट इतनी इफेक्टिव होती नहीं है, एक्सरेज क्या होती है, लीथल होती है, डैमेज कर सकती है, और गामा रेज, ये गामा रेडिएशन क्या होती है, मोस्टली इफेक्टिव होती हैं, तो गामा रेडिएशन को ही चुना जाता है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्कोहल इज़ प्रीफर्ड फॉर क्लिनिकल यूज ड्यू टू इट्स बेटर सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ एंड बैक्टीरियोसाइडल एक्शन। ऑप्शन है मेथनॉल, प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एथेनॉल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हमेशा क्लिनिकली चुना जाता है, ठीक है, क्योंकि बेटर फैट सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ और बैक्टीरियोसाइडल एक्शन भी इसका अच्छा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आयोडोफोर कंपाउंड्स इन स्टरलाइजेशन। जो आयोडोफोर कंपाउंड हमने देखे जैसे कि बीटाडीन देखा था, आयोडीन प्लस सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स, तो वो प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका, ये कैसे मारेगा इसका भी देख लेते हैं। तो ये कैसे मारता है, दे रिलीज आयोडीन, आयोडीन को रिलीज़ करता है टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो ये ऑप्शन का करेक्ट है, ये भी हम समझ गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन प्रोसेस व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हीटिंग फेज। तो 3 फेज़ हमने देखी थी ऑटोक्लेव के अंदर। सबसे पहले हीटिंग फेज़ होती है, उसके बाद एक्सपोजर फेज़ होती है, ठीक है, उसके बाद में पोस्ट एक्सपोजर फेज़ होती है। तो पहली जो फेज़ थी हीट अप फेज़, वो क्या काम आती है, ऑप्शन हैं टू रिमूव एयर फ्रॉम द चैम्बर, टू ब्रिंग द स्टीम टू द करेक्ट टेम्परेचर, टू ड्राई द इंस्ट्रूमेंट्स, टू चेक द गेजेस। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। फर्स्ट स्टेज जो थी हीटिंग फेज़, उसमें क्या होता है, तैयारी चलती है ऑटोक्लेव मारने की, किलिंग करने की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो तैयारी वो कैसे करता है, टू ब्रिंग द स्टीम टू द करेक्ट टेम्परेचर, सेकंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑटोक्लेव टेप ऑन ए स्टरलाइज्ड पैकेज। ऑप्शन हमारे पास टू इंडिकेट द कंटेंट ऑफ पैकेज, कंटेंट दिखाने के लिए नहीं है। टू शो पैकेज हैज़ बीन थ्रो ए स्टरलाइज्ड साइकिल, हाँ ये सही है। टू लेबल एक्सपायरेशन डेट, ये भी ठीक है, पर इसको एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते कि प्राइमरी पर्पस क्या है, पर्पस है पर प्राइमरी नहीं है। टू एंश्योर द पैकेज इज़ नॉट कंटामिनेटेड, ठीक है, तो ये भी प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी पर्पस क्या होगा, टू शो द पैकेज हैज़ बीन थ्रो ए स्टरलाइजेशन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन टू स्टराइल पैकेजेस बिफोर स्टोरिंग देम टू अवॉइड कंटामिनेशन। ऑप्शंस हैं अलाउिंग देम टू कूल बिफोर सर्जरी, स्टोर देम इमीडिएटली टू प्रिवेंट लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, रैप देम इन प्लास्टिक फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, स्प्रे देम विद डिसइंफेक्टेंट। तो उनको रखने से पहले क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, अलाउिंग देम टू कूल बिफोर स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन शुड बायोलॉजिकल इंडिकेटर शुड बी मॉनिटर, मतलब कितने टाइम में चेक करना चाहिए। तो वंस इन ए वीक बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए। ये भी CDC गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि वंस इन ए वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लैश स्टरलाइजर, ठीक है, मेन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यही है एक कि उसको आप पैकेज के फॉर्म में नहीं भेज सकते, क्योंकि जल्दी आपको करवाना है तो पैकेज हटा के भेजना पड़ेगा। इट इज़ ओनली इफेक्टिव फॉर अनरैप्ड इंस्ट्रूमेंट्स, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टरलाइजेशन मेथड यूजेस गामा रेडिएशन फॉर ए फ्रॉम ए कोबाल्ट 60 सोर्स। कोबाल्ट 60 सोर्स क्या है, एक मशीन टाइप का कुछ है, मतलब सोर्स है जहाँ से आप गामा रेडिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं कोबाल्ट 60 सोर्स को। तो ये कौन से रेडिएशन में आता है, गामा रेडिएशन स्टरलाइजेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू स्टरलाइज डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। जो डेलिकेट होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनको आप हाई टेम्परेचर जो क्या है ना वो विथस्टैंड नहीं कर सकते, उनके लिए कौन सा स्टरलाइजेशन होता है। तो कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स होंगे जो हीट लेबाइल होंगे या फिर हीट वो सहन नहीं कर सकते, तो उनके लिए गैस स्टरलाइजेशन के अंदर प्लाज्मा या फिर ETO को चुना जाता है। तो दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या था, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इसका आंसर चला गया। और अगर बात करें कि दोनों में से बेटर कौन सा है, ETO या प्लाज्मा, तो उसके अंदर बेटर कौन सा, हमारा प्लाज्मा बेटर होता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द की प्रिकॉशन व्हेन यूजिंग इथाइलिन ऑक्साइड फॉर स्टरलाइजेशन। जो था ETO हम कर रहे हैं, तो की प्रिकॉशन हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है इट शुड ओनली बी हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, ठीक है, तो हाँ ये ठीक है। इट कैन बी सेफली यूज्ड विदाउट एरेशन, एरेशन के बिना इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। इट कैन बी यूज्ड विदाउट क्लीनिंग द इंस्ट्रूमेंट बिफोर हैंड, विदाउट क्लीनिंग यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ नो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन पर्सनल, ये भी गलत है, टॉक्सिक इफेक्ट्स इसके होते हैं, तो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी लेबल्ड ऑन ईच स्टरलाइज्ड पैकेज। ऑप्शन है मैन्युफैक्चर का नाम, स्टरलाइजेशन का मेथड, प्रोसेसिंग डेट, ऑटोक्लेव यूज्ड एंड लोड नंबर। थर्ड ऑप्शन इसका मोर करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर देंगे। प्रोसेसिंग डेट, कब उसको ऑटोक्लेव हुआ है, ऑटोक्लेव हुआ है कि नहीं हुआ, लोड नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन इज बेस्ट फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। ये क्वेश्चन आ गया, तो ETOs को देंगे आंसर, ETO नहीं होता तो प्लाज्मा भी दे सकते थे इसका आंसर, दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑटोक्लेव बी टेस्टेड मैकेनिकली। मैकेनिकली कैसे टेस्ट कर सकते हैं, मैकेनिकली कर सकते हैं हम यूजिंग चार्ट्स एंड गेजेस मॉनिटर्ड बाय बायोमेडिकल इंजीनियर, यानी कि जो प्रेशर और टेम्परेचर के जो गेज लगे हुए थे हम ऑटोक्लेव के बारे में, तो वो फिजिकल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, तो मैकेनिकली टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बोवेडिक टेस्ट। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, तो दो ये चीज़ों के लिए करता है, ठीक है। एक तो पेनिट्रेशन पावर चेक करता है कि कितना पेनिट्रेशन पावर है स्टीम की, दूसरा चेक करता है कि जो एयर थी वो रिमूव आउट हुई है कि नहीं हुई है, तो टू टेस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ स्टीम इनटू द पैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टरलाइजेशन मेथड इज बेस्ट फॉर आइटम्स दैट कैन नॉट विथस्टैंड हाई हीट और प्रेशर। तो उसके लिए प्लाज्मा स्टरलाइजेशन, ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो इसी के साथ में हमारे लगभग हम 100+ क्वेश्चंस कर लिए हमने। तो ये सारे क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैंने स्टरलाइजेशन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने सभी करवा दिए आपको।
इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें ताकि आप क्या क्वेश्चन गलत ना करें एस्ट्रोलॉजिस्ट का। ठीक है, सो थैंक यू।